अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी मेल्ट डाउन ओवर विकी कौशल एंड छावा नागपुर वायलेंस एक्सप्लेन्ड। और ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी जी शाम शर्मा शो की। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुमदर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर और एक सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो हाल में ही जो अभी नागपुर में हिंसा हुई है, आग लगाई है गांधीबाग सहकारी बैंक, उस पर पत्रबाजी किया। इस मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है। Several vehicles were torched in large-scale arsons and vandalism as two communities clashed in Nagpur. क्या आप जानते हैं कि विक्की कौशल और छावा इस हिंसा के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या आप जानते हैं कि विक्की कौशल और छावा मोपला वायलेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे, डायरेक्ट एक्शन डे के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे, पार्टीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे और 9/11 के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे। अब ऑब्वियसली सवाल उठता है कि विक्की कौशल और छावा फिल्म को इस वायलेंस के लिए जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है? सिंपल है यार, क्योंकि इस एक मूवी ने भारत के कई मुस्लिम्स और भारत के कई जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके एक बहुत बड़े हीरो और उनके एक बहुत महान राजा को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है, यानी औरंगजेब। और बात यहाँ तक आ गई है कि कुछ लोग अब औरंगजेब की जो मजार है महाराष्ट्र में उसको हटाने की डिमांड कर रहे हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम सिर्फ इस वायलेंस की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे विक्की कौशल पे और छावा पे इतने मेल्टडाउन्स क्यों हो रहे हैं, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब भारत में एपीजे अब्दुल कलाम, के मोहम्मद, अशफाकुल्ला खान, हामिद दलवई और दारा शिकोह जैसे आइकॉन्स हैं, तो फिर आज भी लोग औरंगजेब जैसे टायरेंट्स को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ये वही रीजन है जिस रीजन से कुछ लोग बुरहान वानी को एक हेडमास्टर का बेटा बोलते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी देखेंगे कि क्यों ये जो औरंगजेब का टॉपिक है ये आर्टिकल 370 की तरह ही भारत के लिए एक लाइन इन द सैंड मोमेंट बन चुका है। क्यों भारत के सभी लोगों को इस औरंगजेब को एक्सपोज करने से 1 इंच भी पीछे नहीं हटना चाहिए, और आगे बढ़ते हुए हमें औरंगजेब की सच्चाई को और भी एक्सपोज करना चाहिए और इस आदमी को और भी रिडिक्यूल करना चाहिए। और अगर आप औरंगजेब की लेगेसी को सही मायने में ऑनर करना चाहते हैं तो मेरे पास उसके लिए कुछ बहुत बढ़िया तरीके हैं। होपफुली वो आइडियाज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए, छावा के रिलीज होने के बाद जब औरंगजेब की जो अट्रॉसिटीज हैं वो इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज हुई हैं, तो बहुत सारे इंडियंस को औरंगजेब की सच्चाई पता चली है। और इस मूवी के रिलीज और सक्सेस के बाद वीएचपी और बजरंग दल के प्रोटेस्ट भी हुए महाराष्ट्र में। वीएचपी और बजरंग दल ने ये मांग की है कि औरंगजेब की जो मजार है, जो कब्र है, उसको तोड़ देना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो फिर इन्होंने अलेजेडली ये बोला कि अगर इस मजार को, इस ग्रेव को तोड़ा नहीं जाता, हटाया नहीं जाता, तो कुछ हिंदू ग्रुप्स जाके खुद इसको हटा देंगे। इन्होंने कहा कि एक हिंदू हेटिंग तानाशाह की कब्र भारत की मिट्टी पर क्यों रहनी चाहिए। अब देखिए, ये जो सेंटिमेंट है इनका, ये मैं समझता हूं पूरी तरह, आई अंडरस्टैंड इट एंड आई एम्पैथाइज विद इट, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि लोगों को कानून अपने हाथ में ले लेना चाहिए भारत में और प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ करनी चाहिए। देखिए, हमारा चैनल हमेशा ये कहता आया है कि देश के किसी भी आदमी के पास ये हक नहीं होना चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले ले। किसी भी देश के सक्सेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर एपरेटस बहुत जरूरी होता है, और ये प्रिंसिपल सब पर इक्वली अप्लाई होना चाहिए, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो। तो इसलिए अगर कुछ हिंदू भी खुद कानून अपने हाथ में लेकर औरंगजेब के ग्रेव को तोड़फोड़ कर दे तो मैं उसको भी सपोर्ट नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि उस ग्रेव को हटाना चाहिए तो सही तरीका अपनाइए, अपने लोकल एमएलए या एमपी से बात कीजिए, उनको पिटीशन कीजिए, स्टेट गवर्नमेंट को पिटीशन सबमिट कीजिए, एक सिग्नेचर कैंपेन चलाइए ग्राउंड लेवल पे। बजरंग दल और वीएचपी ऑलरेडी तैयार है, आप उनके नेटवर्क का इस्तेमाल कीजिए, बड़ा ग्राउंड लेवल पे कैंपेन चलाइए, 2-3 करोड़ सिग्नेचर जमा कर लीजिए और फिर ये सिग्नेचर कैंपेन ले जाके आप चीफ मिनिस्टर को जाके दीजिए। डेमोक्रेटिक और लीगल प्रोसेस का इस्तेमाल कीजिए, और अगर इस कब्र को हटवाना है तो उस तरीके से हटवाइए। अब देखिए, इस मॉब ने जो हाल पब्लिक प्रॉपर्टी का किया, वो मैं नहीं चाहता कि वही हाल आपके करियर के साथ भी हो। क्योंकि देखिए, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं जल्दी से आपको आज भारत के 5 हाई पेइंग स्किल्स बताना चाहता हूं जो 2025 में सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले हैं। जैसे डेटा एनालिटिक्स, ऑलमोस्ट 40 लाख पर ईयर तक के पैकेजेस हैं। पर्सनल ब्रांडिंग 30 लाख पर ईयर, बिजनेस स्ट्रेटजीज फॉर स्टार्टअप्स 40 लाख पर ईयर, कंटेंट क्रिएशन 20 लाख पर ईयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 50 लाख पर ईयर। तो एक तरफ ये इतने हाई पेइंग इंडस्ट्रीज हैं, दूसरी तरफ 2024 को अगर आप नोटिस करें तो आपने नोटिस किया होगा कि कितने ले ऑफ्स हुए हैं। 2025 में भी ये ले ऑफ्स चलते आ रहे हैं और ये हर एक इंडस्ट्री में हो रहा है, और इस वजह से लोग करंट इंडस्ट्रियल स्किल्स को सीखने के लिए लाखों रुपए उड़ा रहे हैं, पर फिर भी उनको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे। लेकिन सोचिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप यही
हाई इनकम स्किल्स फ्री में सीख सकते हैं 180 मिनट्स में, और इन स्किल्स से आप अपनी अर्निंग पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकते हैं। शाम, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि हमने आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया है जिसका एक्चुअल प्राइस अराउंड 15,000 होता है, लेकिन हमारी ऑडियंस के लिए ये बिल्कुल फ्री है। इस ट्रेनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लगा हुआ है। इस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा डेटा एनालिसिस, पर्सनल ब्रांडिंग, कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस स्ट्रेटजीज, रेज्यूमे बिल्डिंग एंड जॉब हंटिंग स्ट्रेटजीज, सैलरी हाइक स्ट्रेटजीज, ये सब एआई की हेल्प के साथ। चाहे आप टेक फील्ड में हो या नॉन टेक फील्ड में हो, एंटरप्रेन्योर हो या फाउंडर हो, ये सेशन सबके लिए है। और इसे एआई के टॉप पायनियर्स कंडक्ट कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं। जो लोग एआई अडॉप्ट कर रहे हैं वो आज मार्केट के टॉप 5% में हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो कंपटीशन से बहुत पीछे छूट रहे हैं। स्क्रीन पे जो आर्टिकल आपको दिख रहे हैं वो एआई की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं आज आपको, एंड आई एम श्योर यू नो दैट योरसेल्फ। तो इसलिए अभी देर नहीं हुई है, बस 180 मिनट्स इन्वेस्ट कीजिए और अपने करियर का गेम चेंज कीजिए। ऑलरेडी 2 मिलियन प्लस लोग ये ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर चुके हैं और अपनी लाइफ को बदल चुके हैं। तो किस बात का वेट कर रहे हो यार? पाकिस्तान के डेट से बाहर निकलने का? देखिए, वो तो कभी होने नहीं वाला, लेकिन आपका करियर टेक ऑफ जरूर कर सकता है। तो इस वीडियो के खत्म होते ही डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में लिंक को क्लिक करके इस ट्रेनिंग को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि देखिए, मैं एक ऐसे भारत को देखना चाहता हूं जिसमें लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी प्रॉपरली काम करती हो, ना कि एक ऐसा देश जिसमें प्राइवेट सिटीजन्स खुद कानून को अपने हाथ में ले लेते हो, जैसा नागपुर में उस मॉब ने किया था या फार्मर्स प्रोटेस्ट में हमारे अन्नदाताओं ने किया था। और मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी जो है उसके पास हो मोनोपोली ऑन वायलेंस। मैं थोड़ी देर में आपको ये बताता हूं, बट फर्स्ट, इससे पहले कि कुछ हो भी पाता, फेक न्यूज इंडस्ट्री किक्ड इन और झूठी खबरें फैलनी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने ये झूठी खबर फैला दी कि भाई एक चादर जिसपे कुरानिक वर्सेस लिखे गए थे उसको हिंदुओं ने जला दिया है। Now, none of this was true. इसको गवर्नमेंट ने खुद कंफर्म किया था। Chief Minister Fadnavis has said that it was a rumor on, in fact, the tomb chadar that sparked riots. And he's also detailed exactly what happened. Speaking in the Maharashtra Assembly, Fadnavis says that this was a mob consisting of 80 to 100 people who went on a rampage. They were armed, and therefore confirming that this mob was in fact carrying swords, carrying sticks, and went on this vandalizing spree. But basically मेरे को देख के ये लगता है कि this was created as an excuse कि भाई लोगों को सड़कों पे उतारा जाए, पत्थरबाजी की जाए, प्रॉपर्टी तोड़ी जाए और हिंदुओं को हड़काया जाए। बीजेपी के नेता प्रवीण दातके ने ये बोला कि उनके अकॉर्डिंग ये पूरा मामला प्री प्लान था। तय किया हुआ सभी विषय हुआ था। सुबेरे का एक आंदोलन हुआ, उसके बाद गणेशपेट पुलिस स्टेशन के विषय हुआ और वो शांत हुआ। शाम को अभी मैं यहाँ अभी सुबह 6-6:15 बजे आया हूँ, यानी 2 दुकान हिंदुओं के होंगे और उसके बीच में 2 दुकान मुस्लिम के होंगे, तो सिर्फ हिंदुओं के मकान में घुसे, मुस्लिम मतदाताओं को कुछ नहीं हुआ। वो दवाखाने के पास एक ठेला दिख रहा है, एक मुस्लिम बांधव का है, उसको कुछ नहीं हुआ। उसके बाजू में एक बूढ़ी माँ का ठेला था, वो टूट गया। ये डॉक्टर बंडू क्लिनिक, उसके घर तक, मंदिर तक, अंदर तक घुसे, छोटी बच्ची है 5 साल की। और पहले सब कैमरे टूटे, बाद में चुन कर वहां तक, उनके घर तक, उनके अंदर तलवार, ये सब दिख रहा है। पूरा वेल प्लान सारा विषय दिख रहा है। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी सिमिलर स्टेटमेंट्स दिए हैं और उसकी वजह से फिर मास स्केल स्टोन पेल्टिंग शुरू हो गई नागपुर में। महल, गणेशपेट, हंसापुरी, इन सब जगह पर वायलेंस होने लगी। गाड़ियां जलाई गई, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी गई, जेसीबी तोड़ दिया गया। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे और झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि भाई कुरान जला दी हिंदुओं ने, इसलिए ये दंगा हो रहा है। लेकिन इस पे भी मैं एक बात करना चाहता हूँ कि बहुत लोग जो है इस हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हैं ये बोल के कि भाई आप रिलीजियस किताब कैसे जला सकते हैं। पहली बात, किसी ने रिलीजियस किताब नहीं जलाई है, दिस इज ए अनफाउंडेड रूमर। दूसरी बात कि कुछ लोग आज हैं जो एक कम्युनिटी के रिलीजियस बुक जलने पे हिंसा को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं कि जब कुछ लोग मनुस्मृति जलाते हैं तो इतनी जोर जोर से ये लोग तालियां बजाते हैं और खुश होते हैं, जैसे कि ये अभी सलवार कमीज पहन के शादियों में जाने वाले हैं, तालियां बजाने वाले हैं, डांस करने वाले हैं, कपल को ब्लेस करने वाले हैं और पैसे कलेक्ट करने वाले हैं। और यहाँ कार सामने खड़ी थी, मेरा रामनवमी पोद्दारेश्वर राम मंदिर की झांकियों का, मेरा डेकोरेशन का पूरा माल खड़ा था यहाँ, तो उन्होंने सब निकाल के मेरी बाइक, मेरे भाइयों की बाइक, इन्होंने सब रोड पे लाके या जलाए और जलाने के बाद में ये गलियों से भाग गए। अब देखिए, इस हिंसा का एक और अनफॉर्चुनेट रिजल्ट ये हुआ कि पुलिस को भी चोट लगी इस वायलेंस में। 33 पुलिस वालों को चोटें आई थी, 5 सिविलियंस को हॉस्पिटल जाना पड़ा था। और ऑनेस्टली यार, मैं परेशान हो गया हूँ पुलिस की इंजरीज से। मैं अपने शो पर, पॉडकास्ट पर बहुत समय से बात करता हुआ आ रहा हूँ कि क्यों भारत में एक स्ट्रॉन्ग पुलिस फोर्स का होना बहुत जरूरी है।
देयर हैव बीन मेनी रिपोर्ट्स कि कैसे इंडियन पुलिस जो है वो डेस्परेटली अंडरस्टाफ्ड है, उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है इस तरह के राइट से डील करने का। आपको याद है जब दिल्ली राइट हुए थे 2020 में, तो मुस्लिम मॉब जो थी वहां की, उनके पास नाइफ्स थी, स्टोन्स थे, बंदूकें थी, और हमने पुलिस को उससे डील करने के लिए क्या पहना के भेजा? क्रिकेट वाली हेलमेट और डांडिया खेलने वाले डंडे। क्या मजाक है यार ये। एंड पर्टिकुलरली इन अ स्टेट लाइक महाराष्ट्र, जो कि इंडिया का फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक हार्ट है, वहां पर बहुत जरूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग पुलिस फोर्स हो और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाए। कोई भी दंगा करने वाले या दंगा करने वाले सोचने के ऊपर भी एक बहुत हाई कॉस्ट डाला जाए। और कोई भी पुलिस इंजरी अगर होती है, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी अगर टूटती है, तो दैट इज द फॉल्ट ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड देवेंद्र फडणवीस, हु इज आल्सो द होम मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, फॉर नॉट प्रोटेक्टिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड लाइव्स ऑफ दीज पीपल। और अब मैं आपको एक मिनट लेके बताना चाहता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि क्यों मैं भारत में एक स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर के लिए बात करता हूँ, क्यों मैं बात करता हूँ कि स्टेट की मोनोपोली होनी चाहिए वायलेंस पे। और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बेसिस भी है। देखिए, दो इकोनॉमिस्ट हैं, डैरन एसेमोग्लू और जेम्स ए रॉबिन्सन। उनकी एक बहुत फेमस किताब है व्हाई नेशंस फेल। ये कहती है कि किसी भी नेशन का सक्सेस उनके इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंड करता है, और सबसे सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशंस वही होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर होता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का बेस क्रिएट करता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर से आपको क्या मिलता है? यू गेट सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स, ताकि लोग फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर सके। लीगल सिस्टम जो कॉन्ट्रैक्ट्स को अपहोल्ड करे ताकि बिजनेस और इकोनॉमी स्मूथली चले। फेयर कंपटीशन फॉर बिजनेसेस, जिसमें नए लोग भी आके इनोवेट कर सके। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसेट सीजर्स, ताकि कोई भी ताकतवर आदमी या लॉबी किसी की प्रॉपर्टी ना लूट सके। नोबेल लॉरिएट केनेथ एरो भी यही मानते हैं कि एक खुली, फेयर एंड लॉ ड्रिवन सोसाइटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। एलिट्स और स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स की पावर को ऐसे ही रोका जा सकता है। रूल ऑफ लॉ जो है ये इन पावरफुल एलिट्स को कर्व करता है, और इससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनता है जिसमें हर एक बंदा अपनी एबिलिटी से आगे बढ़ सकता है, बिना किसी इंटिमिडेशन या करप्शन के। और ये एलिट्स कौन है मुस्लिम सोसाइटी में? वो है मुल्ला, जिनकी मुस्लिम सोसाइटी पे पूरी जकड़ बनी हुई है। ये मुल्ला एलिट जो है, ये नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा बने, क्योंकि अगर मुस्लिम कम्युनिटी एजुकेटेड हो जाती है, एनलाइटेंड हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो इन मुल्लाओं का कंट्रोल टूट जाएगा। जितनी ये कम्युनिटी सेल्फ रिलायंट बनेगी और लॉजिकल बनेगी, उतना ही मुल्लाओं का रिलीजियस पावर स्ट्रक्चर कोलैप्स करेगा। इसीलिए ये लोग मुस्लिम्स को वायलेंस और राइट्स की तरफ धकेलते हैं, ताकि मुस्लिम सोसाइटी के ऊपर जो इनका पावर है वो कभी खत्म ना हो। अगर स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ लॉ एनफोर्स हो गया तो इनके दंगे करने का पावर खत्म हो जाएगा। तब इनको भी इनके कल्चर पे क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा, इनके रिलीजन पे क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा, और जो सच है उस सच का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अभी मुस्लिम्स के पास एक स्ट्रीट वीटो है कि भाई जब भी हमको कोई बात पसंद नहीं है तो हम दंगा कर देंगे, किसी को मार देंगे, पब्लिक में तोड़फोड़ कर देंगे और लोगों को चुप करा देंगे। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हाईजैक करने का तरीका है। यही मेथड डिक्टेटरशिप जैसे चाइना और इस्लामिक थियोक्रेसीज जैसे पाकिस्तान करती हैं। स्ट्रीट वीटो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए वायरस है। इंडिया तभी ग्रो करेगा जब सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, कि किसी भी कम्युनिटी के पास सड़क पे उतर के वायलेंस करने का स्पेशल प्रिविलेज ना हो। आज ये मुस्लिम्स और अन्नदातास करते हैं, लेकिन हिंदूज और क्रिश्चियंस तो नहीं करते ना। क्रिश्चियंस को तो आपने नहीं देखा सड़क पे उतर के दंगा करते हुए। तो अगर इंडिया को सही मायने में डेमोक्रेटिक बनाना है, ग्रो करना है, तो ये स्ट्रीट वीटो खत्म करना पड़ेगा, और इसलिए प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है भारत में। और अब मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले में छावा पे और विकी कौशल पे मेल्टडाउन्स क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले तो लोगों ने आके बीजेपी को ब्लेम करना शुरू कर दिया। अरे भैया, इस औरंगजेब पे लोग नाराज हैं, इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? इनका साले को कोई भरोसा नहीं है। ये कल यूसी चहल और धनश्री के बीच में भी जो लफड़ा हो रहा है ना, उसके लिए भी बीजेपी को ब्लेम कर देंगे। मीडिया का भी मेल्टडाउन हो रहा है। फडणवीस इससे पहले भी कब्र तोड़ने की बात कह चुके हैं। अब जो तमाम नेता औरंगजेब की कब्र को तोड़ना चाहते हैं, हम उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। औरंगजेब की कब्र तोड़कर आखिर क्या मिलेगा? क्या गरीबी, बेरोजगारी मिट जाएगी? कुछ लोग इसमें भी वॉटरबाउटिज्म कर रहे हैं कि भाई लोग ये कर रहे हैं, डेवलपमेंट के बारे में आपको टेंशन नहीं है, लेकिन जब औरंगजेब की कब्र पे लाखों खर्च होते हैं तब आपको डेवलपमेंट का ध्यान नहीं आता। इस कब्र की मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए केंद्रीय पुरातत्व विभाग से 2011-12 से लेके 2023 तक करीबन 6.5 लाख से अधिक रुपए खर्चा किया गया। बहुत सारे लोग हैं जिनका विक्की कौशल पे मेल्टडाउन हो रहा है कि भैया इस पूरे हिंसा के लिए विक्की कौशल जिम्मेदार है। कमाल है यार, विक्की कौशल जिम्मेदार है। ये तो वही बात हो कि नहीं, इस हिंसा के लिए जेरल्ड फोर्ड जिम्मेदार है। जेरल्ड फोर्ड ने गाड़ियों की मास प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी इजाद की। तो अगर जेरल्ड फोर्ड वो टेक्नोलॉजी नहीं इजाद करता तो मास प्रोडक्शन गाड़ियों का होता नहीं, इतनी सारी गाड़ियां भारत में आती नहीं, तो मॉब इसको जलाता कैसे? ये तो वही बात हुई कि अंबानी की गलती है, क्योंकि अंबानी ने जियो इंटरनेट क्रिएट किया है। अब सबके पॉकेट में इंटरनेट आ गया है, तो इंटरनेट पे फेक न्यूज फैल रहा है, इस वजह से दंगा हुआ है, तो अंबानी की गलती है। कुछ भी उसी तरह से विक्की कौशल के साथ कुछ लोगों का छावा फिल्म के ऊपर भी मेल्टडाउन चल रहा है। छावा की गलती है, छावा की गलती है, छावा ने दंगा करवा दिया, छावा बड़ी खराब फिल्म है, छावा प्रोपेगेंडा कर रहा है। अपनी 72 हूरों को हमारा सलाम बोलना, कहना दावत पर इंतजार करें।
आज बहुत सारे मेहमान भेजने वाले। इसमें कुछ बड़े बड़े फिल्म क्रिटिक्स भी शामिल हैं। कुछ लोग विक्की कौशल को ओपनली थ्रेट्स भी दे रहे हैं। और आप देखिए ये क्या कर रहे हैं। दिस इज अ क्लियर इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस टुवर्ड्स विक्की कौशल। ये विक्की कौशल के साथ वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो इन्होंने नुपुर शर्मा के साथ किया था। ये जो फेक न्यूज फैली है कि कुरान जला दी, चादर जला दी, उसके लिए भी विक्की कौशल को ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई एक पागल इंसान हो जो विक्की कौशल को अटैक करने की कोशिश करे और उसके बाद जितने भी एक्टर हैं, जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं, वो डर जाए कि भाई हम फिर छावा जैसी कोई मूवीज नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर हम पर भी अटैक हो सकता है। तो फ्यूचर में जो मुस्लिम इन्वेडर्स हैं, जिस तरह से छावा ने उनको एक्सपोज किया है वैसे एक्सपोज ना किया जा सके। दिस इज देयर गेम। दे आर ट्राइंग टू पुट अ टारगेट ऑन विक्की कौशल्स बैक। लेकिन याद रखिए कि नुपुर शर्मा वाले इंसिडेंट में भी क्या हुआ था। इन्होंने होप किया था कि नुपुर शर्मा को धमकाएंगे तो इंटरनेट पे इस्लाम की क्रिटिसिज्म खत्म हो जाएगी। उल्टा इस्लाम की क्रिटिसिज्म जो है वो 4-5 गुना बढ़ गई। तो मैं होप करता हूं कि जिस तरह से ये विक्की कौशल को धमका रहे हैं उससे छावा जैसी 15-20 और मूवीज निकल कर आए जो मुगलों और इस्लामिक इन्वेडर्स को और एक्सपोज करें। लोग कह रहे हैं विक्की कौशल को बॉयकॉट कर देंगे। कर दो बॉयकॉट यार। वो ब्लॉकबस्टर फिल्में बना रहा है एंड ही इज मैरिड टू कटरीना कैफ। दैट गाय इज फकिंग वन इन लाइफ। और तुम साले सोशल मीडिया पे आर कर रहे हो। और एक तरफ तो ये छावा और विक्की कौशल को अटैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं खासकर जो दंगाई थे जो औरंगजेब को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और ये सारी जो वायलेंस हुई थी ये औरंगजेब की लेगेसी को डिफेंड करने के लिए हुई थी। मुस्लिम फेडरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश ने इस फिल्म के ऊपर कंप्लेंट लगाई है और तेलुगु वर्जन रिलीज होने से रोकने की डिमांड कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी बोलते हैं कि ये फिल्म बड़ी खराब है क्योंकि ये औरंगजेब को नेगेटिव लाइट में दिखाती है। औरंगजेब तो एक्चुअली बड़ा अच्छा आदमी था, उसने हिंदुओं के लिए बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? हमने ऑड्री टुस्के जैसे एकेडमिक्स भी देखे हैं जिन्होंने तो पूरी की पूरी किताबें लिख दी औरंगजेब के ऊपर कि वो तो भैया मिसअंडरस्टूड जीनियस था। ही वाज द स्टीव जॉब्स ऑफ मिडिवल इंडिया। एनसीईआरटी में हमें पढ़ाया जाता है कि औरंगजेब ने तो ग्रैंड टेम्पल्स बनवाए थे, लेकिन जब एक आरटीआई फाइल किया गया था, जब एनसीईआरटी से पूछा गया कि भैया ये आपको इंफॉर्मेशन कहां से मिली, तो एनसीईआरटी ने कोई सोर्स नहीं दिया। हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स आपको ये नहीं बताते कि इसने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़वाया, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तोड़वाया, हिंदू सब्जेक्ट्स पर जजिया लगाया, हिंदुओं के रिलीजियस पोजेशंस और त्योहार रुकवाए, सिख गुरु तेग बहादुर और मराठा राजा संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा के मारा। ओपनली गजवाए हिंद के सपने देखता था ये आदमी। मंदिर को तोड़ने से जब इसका पेट नहीं भरा तो मंदिर के अंदर जो मूर्तियां रखी थी उनको भी तोड़वाकर इसने मस्जिदों की सीढ़ियों में चुनवा दिया। 1669 on orders of Aurangzeb, the Kashi Vishwanath temple was demolished. And then 1 year later, he ordered the demolition of the temple at Mathura and had the idols brought to Agra to be scattered under the steps of the Begum Sahab mosque so that they would be trodden on. जब जजिया इंपोजिशन के खिलाफ हिंदुओं ने प्रोटेस्ट किया तो उनको हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया। औरंगजेब के जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस थे बड़े चाव से उन्होंने ये नोट किया था कि उसको एक मुस्लिम हीरो और गाजी जैसे टाइटल्स मिलते थे। गाजी वो होता है जो नॉन मुस्लिम्स को मारता है। कई ऐसे इंटेलेक्चुअल्स भी हैं इंडिया में जिनको लगता है कि मुगल्स ने तो भाई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही किया है इंडिया में। अगर मुगल बिरयानी लेके नहीं आते तो इंडिया का क्या होता। अब यार मुगल अमेरिका तो नहीं है बिरयानी लेके, अमेरिका कैसे पहुंच गई बिरयानी? वैसे ही हमारे यहाँ भी आ जाती। इतने लोगों को मार काट करने की क्या जरूरत थी? हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स हमको ये नहीं बताती हैं कि मुगल एम्पायर एक समय पे दुनिया का सबसे अमीर एम्पायर था। इट वॉज बिगर देन एनी यूरोपियन एम्पायर ऑफ दैट टाइम, बिगर देन द चाइनीज क्विंग डायनेस्टी। लेकिन आयरनी ये देखिए कि जितना अमीर ये एम्पायर था उतनी ही ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी भी इसमें थी। मुगल्स की जो एक्सप्लॉयटेटिव टैक्सेशन पॉलिसी थी और जागीरदारी मनसबदारी सिस्टम था उसने देश के अमीर और गरीब के बीच में एक बहुत बड़ा गैप बना दिया था। मुगल्स और उनके जो चमचे लैंडलॉर्ड्स थे वो करोड़ों में खेल रहे थे, लेकिन आम आदमी दिन ब दिन और भी ज्यादा गरीब होता जा रहा था। मुगल्स के राज में इंडिया की पर कैपिटा इनकम गिरने लग गई थी क्योंकि पूरा सिस्टम एक्सप्लॉयटेशन पर बेस्ड था। और सिर्फ टैक्सेशन की वजह से ही नहीं, मुगल्स भारत का पैसा लेकर बाहर भेजते थे। भारत का पैसा फॉरेन मुस्लिम रिलीजियस सेंटर्स और होली सिटीज की डेवलपमेंट के लिए कंटिन्यूसली फ्लो होता था। पोएट मुनव्वर राणा के बेटे बोल रहे हैं कि भैया औरंगजेब अगर इतना खराब था, अगर उसने इतने हिंदुओं को मारा था, तो आज भारत में हिंदू कैसे बचे हैं? 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता। रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते? 48 साल में यहाँ 10 साल की हुकूमत नहीं है, कितनी जगह बुलडोजर चल गया। उसे 48 साल का वक्त मिला था। तब ना आप थे ना सोशल मीडिया थी। वो
जो चाहता कर लेता, नामो निशान मिट जाता अगर वो इतना आतंकी होता तो। अबे ये कौन सा लॉजिक है यार? दिस इज लाइक सेइंग कि अगर हिटलर ने एक्चुअली जूस को मारा था तो दुनिया में जूस कैसे बचे हैं? और इस इंसान को मैं बता देता हूं कि औरंगजेब की इतनी क्रूअल्टी के बावजूद आज भारत में हिंदू कैसे बचे हैं उसके बहुत सारे जवाब हैं, लेकिन एक बड़ा जवाब ये है, अपनी धरती अपना राज, छत्रपति शिवाजी का एक ही सपना, हिंदू स्वराज। हिंदवी स्वराज्य तो देखिए, मैंने जैसा इनिशियली कहा था कि ये जो औरंगजेब वाला इशू है, दिस इज ए लाइन इन द सैंड मोमेंट फॉर इंडिया, जस्ट लाइक आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 वाज अ लाइन इन द सैंड मोमेंट फॉर इंडिया, जिसने ओवरटन विंडो को मैसिवली शिफ्ट किया। ओवरटन विंडो बेसिकली देखिए, बेसिकली उस रेंज ऑफ आइडियाज और टॉपिक्स को दिखाता है दैट आर कंसिडर्ड पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल इन अ सोसाइटी एट एनी गिवन टाइम। ये वो आइडियाज होते हैं जो एक सोसाइटी में लोग नॉर्मल और एक्सेप्टेबल मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन शुड बी अलाउड टू वर्क, रेसिज्म इज बैड। ये दोनों ओवरटन विंडो के अंदर आते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि औरंगजेब का इशू एक लाइन इन द सैंड मोमेंट क्यों है आर्टिकल 370 की तरह। देखिए, पहले एक समय हुआ करता था भारत में 10-15 साल पहले, आप शायद विश्वास नहीं करेंगे आज, जब ये माना जाता था कि आर्टिकल 370 को हटाना इम्पॉसिबल है। कांग्रेस के सारे नेता, ओवैसी जैसे बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स अपनी जान की कसम खा के कहते थे कि कोई आर्टिकल 370 को टच भी नहीं कर सकता। वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकते। कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज 100% श्योर थी कि आर्टिकल 370 कभी भी कहीं नहीं जाएगा। उनका कहना था कि जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ इसलिए भारत के साथ है क्योंकि आर्टिकल 370 एग्जिस्ट करता है। अगर आर्टिकल 370 चला गया तो जम्मू एंड कश्मीर भी भारत से अलग हो जाएगा। दिस यूज्ड टू बी द मेन स्ट्रीम ओपिनियन। तो एक टाइम पे आर्टिकल 370 का हटना वाज आउटसाइड द ओवरटन विंडो। डीप डाउन लोगों में ये चाहत थी कि भाई जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरह से भारत का हिस्सा बने। और फिर 2019 में बीजेपी ने जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, तब ओवरटन विंडो में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। मीडिया और पार्टी ने लोगों से क्लियरली ये मैसेज कम्युनिकेट किया कि आर्टिकल 370 नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है और किस तरह से ये जम्मू एंड कश्मीर के फुल इंटीग्रेशन के सामने सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। और आज देखिए कि देश की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आर्टिकल 370 के रिमूवल को सपोर्ट करती है। तो बीजेपी ने सक्सेसफुली ओवरटन विंडो को शिफ्ट किया और एक ऐसी बात जो पहले रेडिकल लगती थी, आज कॉमन सेंस बच चुकी है। औरंगजेब का इशू भी आज एग्जैक्टली वैसा ही है। 10 से 15 साल पहले मुगल्स को सबसे महान इंडियन किंग्स माना जाता था, हिंदू राजाओं से भी ज्यादा महान। मौर्य और गुप्ता एम्पायर से भी ज्यादा सुपीरियर मुगल एम्पायर को माना जाता था। यह माना जाता था कि मुगल्स का राज इंडिया का गोल्डन एज था, प्रॉस्पेरिटी, ब्रदरहुड और डेवलपमेंट का जमाना। मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ सेक्शंस और सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स इसी फेक हिस्ट्री का यूज करके हिंदू कल्चर के ऊपर इस्लाम की सुपीरियरिटी प्रूव करते थे। लेकिन पिछले 10 सालों में असली हिस्ट्री सामने आई है। मुगल्स और इस्लामिक इन्वेडर्स की बिगेट्री, उनका हिंदू हेट्रेड और बैकवर्डनेस एक्सपोज हो चुकी है। आज लोग समझ रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हिंदू वीरों ने कैसे इस्लामिक रूल से भारत को आजाद करवाया। पहले मुगलों और इस्लामिक इन्वेडर्स की क्रिटिसिज्म ओवरटन विंडो के बाहर थी, लेकिन अब ओवरटन विंडो शिफ्ट हो रहा है और लोग ओपनली इनके एक्चुअल अट्रॉसिटीज को देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। छावा जैसी मूवीज बन रही हैं और इसी वजह से कुछ लोग औरंगजेब की भी क्रिटिसिज्म नहीं सुनना चाहते, क्योंकि अगर एक बार औरंगजेब की सच्चाई एक्सेप्ट कर ली तो देन द डोर विल ओपन कि फिर बाबर, जहांगीर, शाहजहां, लोदी, गोरी, गजनी, सर सैयद अहमद शाह, खिलाफत मूवमेंट, मोपला मैसेकर, डायरेक्ट एक्शन डे, इन सब की सच्चाई हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इन सब पे डिबेट शुरू हो जाएगा। इस्लामिक फिगर्स और मूवमेंट जो अब तक हीरो बना के रखे गए थे, उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा। मुस्लिम कम्युनिटी और सेक्युलर लिबरल्स को अपनी हिस्ट्री के नेगेटिव एस्पेक्ट्स ओपनली एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और इसी बात का इनको डर लगा हुआ है। और मेरा सिंपल मैसेज हमारी ऑडियंस से ये है, हम औरंगजेब वाली मुद्दे पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमारा काम है ओवरटन विंडो को ऐसे शिफ्ट करना कि इस्लामिक फिगर्स और उनकी अट्रॉसिटीज की क्रिटिसिज्म बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दी जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदू कास्ट अट्रॉसिटीज पे ओपनली बात की जाती है। जब ऐसा होगा तब इवेंचुअली मुस्लिम समाज एपीजे अब्दुल कलाम, के मोहम्मद, अशफाकुल्लाह खान, हामिद दलवाई और दारा शिकोह को हीरो मानेगा और औरंगजेब और गजनी जैसों को विलन मानेगा। और ये बात ऑपोजिशन पार्टीज को भी समझनी चाहिए। जितना ज्यादा आप हिंदुओं को औरंगजेब का विरोध करने पर गाली दोगे, उतना ही हिंदू और भी पोलराइज होगा, उतना ही यूनाइट होगा, उतना ही हिंदू वोट बैंक और भी कंसोलिडेट होगा। आप जितना औरंगजेब को सपोर्ट करोगे, उतना हिंदुत्व के लिए ये ब्लेसिंग है। जिस तरह आपने आर्टिकल 370 एब्रोगेशन को अपोज किया था तो हिंदू पोलराइज हुआ था, तो करते रहो आप औरंगजेब को डिफेंस। और याद रखिए, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि मैं पर्सनली औरंगजेब की ग्रेव तोड़ने के खिलाफ हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि हर एक इंडियन स्कूल में ये कंपलसरी एक विजिट होनी चाहिए कि आपको औरंगजेब के ग्रेव तक लेके जाया जाएगा, ताकि आपको सिखाया जाए कि औरंगजेब ने इस देश के खिलाफ, इस देश के लोगों के खिलाफ किस तरह के अत्याचार किए थे। और उसके ग्रेव
को हटाने के बजाय हमको क्या करना चाहिए कि देश में जितने भी सुलभ शौचालय हैं उनका नाम सुलभ शौचालय से चेंज करके औरंगजेब आलय कर देने चाहिए, और कुछ वर्ड्स एंड फ्रेजेस भी हमको औरंगजेब वर्ड से रिप्लेस कर देने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन द फ्रेज क्या बवासीर बना दिए हो, उसको चेंज करके हमको कर देना चाहिए क्या औरंगजेब बना दिया हो। या फिर अगर आप किसी को बोल रहे हो कि क्या बकवास कर रहा है बे, तो उसको चेंज करके हमको कर देना चाहिए क्या औरंगजेब गिरी कर रहा है बे। तो प्लीज मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें मोर वर्ड्स एंड फ्रेजेस जिनको हम औरंगजेब वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो। खुले में हगना बंद करो, खुले में औरंगजेब गिरी बंद करो, समथिंग लाइक दैट। तो प्लीज सजेस्ट मोर वर्ड्स एंड फ्रेजेस जिसको हम औरंगजेब वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमको यूट्यूब एल्गोरिथम से बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये शो और लोगों के सामने जाए तो प्लीज बिकम अ पेट्रन ऑन पेट्रियन या फिर यूट्यूब के एक मेंबर भी आप बन सकते हैं। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। जी बिल्कुल जी, ये मूवी जब आई थी तो लोगों ने जब देखा इस मूवी को और हमने भी लोगों का ओपिनियन सुना और उसके बाद हमारे ज़हन में भी ये बात थी और हमने अपने ओपिनियन में इस बात को शामिल भी किया था कि बिल्कुल ये बात तो ठीक है कि रियल इतिहास जो है उसको दिखाना अच्छी बात है, दिखाया गया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ कट्टरपंथी ऐसे लोग होंगे जो आने वाले टाइम में विवाद कर सकते हैं और उसमें कुछ ऐसे मुस्लिम लोगों के ग्रोह हैं जिन्होंने औरंगज़ेब को डिफेंड करने की कोशिश की है। उसमें कुछ हिंदू लोग भी हैं जो उनकी बातों में हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी वोट बैंकिंग के लिए कांग्रेस के नेता कह लें, वो इस चीज़ का बड़ा साथ दे रहे हैं। उसमें जितने भी कट्टरपंथी हैं उन लोगों का। हालाँकि अगर हिंदुस्तान का देखा जाए यार, इसमें ये जो रियल इतिहास है ना, ये बिल्कुल छुपाया हुआ था। औरंगज़ेब को तो एक हीरो माना जाता था ना, जब तक लोगों को पूरी तरह से इतिहास पता नहीं था। ये मूवी देखने के बाद लोगों को पूरा इतिहास पता चला है कि शिवाजी महाराज कौन थे और उनके जो पुत्र हैं संभाजी महाराज, वो कौन थे, क्या होता रहा है, कैसे उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, कैसे औरंगज़ेब ने हिंदुओं के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, ये सारी चीज़ें उस मूवी में पूरी तरह से दिखाई गई हैं। अब अगर देखा जाए, चलें कुछ लोग ये कहते हैं जी कि ये मुसलमानों के एक किस्म के खिलाफ मूवी बनाई गई है और इसमें मुसलमानों के जो लीडर थे औरंगज़ेब, उसको नेगेटिव वे में दिखाया जा रहा है, पॉजिटिव नहीं दिखाया जा रहा। जबकि औरंगज़ेब एक बहुत अच्छा इंसान था, वो इस तरह का नहीं था जिस तरह से मूवी में दिखाया गया। अगर ऐसी बात होती, तो हिंदू लोग जो हैं वो दूसरे जो मुस्लिम हीरो हैं, उनके खिलाफ ना कुछ प्रोपेगेंडा करते। वो आज भी हीरो ही हैं। हिंदुस्तान में आज भी डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है उनको हीरो माना जाता है। कभी किसी ने कहा कि ये मुस्लिम है तो इनको हिंदुस्तान की किताबों में क्यों पढ़ाया जाता है? क्यों हिंदुस्तान की एक स्टडी में एक निसाब का हिस्सा बनाया गया है इनको? और क्यों माना जाता है कि ये देश के लिए एक हीरो हैं? भाई उन्होंने अच्छा काम किया है, उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया। इसमें हिंदू लोगों को कोई एतराज़ नहीं कि ये मुस्लिम थे तो नहीं, हिंदुस्तान के लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई ये मुस्लिम थे या जो ये हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तान के देश के लिए इन्होंने अच्छा काम किया है, लोग उनको अच्छा मानते हैं। औरंगज़ेब जो है उसने बुरे काम किए थे, अच्छे काम नहीं किए। अब लोगों की ये मान्यता है कि मराठा में जो उसका मज़ार बना हुआ है, तो उसको उखाड़ा जाए, उसको वहाँ से ख़त्म किया जाए। अब जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। मुसलमान ही होंगे, ज़ाहिर बात है कि ये हमारे हीरो थे तो आप ऐसा नहीं कर सकते। विवाद तो काफ़ी ज़्यादा है। अब इस जो प्रॉब्लम है ना, इसको गवर्नमेंट ही हल कर सकती है। जैसे आर्टिकल 370 वाला जो प्रॉब्लम था उसको हल किया। उसके बाद और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी। अयोध्या में राम मंदिर का मसला बना हुआ था, वो भी गवर्नमेंट ने हल किया। दोनों पक्ष जो है ना, मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि अदालत में ये चीज़ अगर जाती है, कानूनी तौर पर कार्रवाई होती है, तो जो अदालत फैसला करे, उसके मुताबिक दोनों ही पक्षों को मानना पड़ेगा। और इतिहास में जो चीज़ें हैं, उनको किसी भी तरीके से चेंज नहीं किया जा सकता। औरंगज़ेब का जो करैक्टर है, वो सबको पता है कि वो ब्लैक करैक्टर है और उसको व्हाइट नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से, चाहे कितने ही एहतजाज कर लें। तो इस तरह से यार अभी जो माहौल बना हुआ है ना, ये अफ़सोसनाक माहौल है और इसमें जो चीज़ें की जा रही हैं, एहतजाज करने वाले जो लोग हैं, वो नुकसान कर रहे हैं लोगों का। आम जो नागरिक लोग हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो ये तो गलत है। और पुलिस वाले अगर आते हैं उनको रोकने के लिए, तो उनके ऊपर भी पथराव होता है, तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ जब सख्त कार्रवाई की जाएगी, कानूनी तौर पर,
तो फिर यही लोग जो हैं वो अपनी मजलूमियत का ढंढोरा पीटना शुरू कर देंगे और कहेंगे कि ये जी मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही। अब जो मुस्लिम कर रहे हैं या जो लोग ये काम कर रहे हैं, अब उनको ये नजर नहीं आ रहा कि हम गलत तरीका अपना रहे हैं, लेकिन जब उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो फिर उनको अपनी मजलूमियत याद आ जाएगी। जी। नहीं, इस मुद्दे के ऊपर जितनी भी वार्तालाप की जाए वो कम होगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तो यही कहूँगा कि एक पर्सनल मैटर है जो इंडिया में शुरू हुआ एक मूवी को लेकर। ये पहली बार नहीं है। ये पहले भी बहुत सारी मूवीज़ जो है हिंदू मुस्लिम के मुद्दे के ऊपर बनी और जिसमें करैक्टर ऐसे शो किए गए जिनकी वजह से सारी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। लेकिन 2-4 दिन वार्तालाप हुई, मीडिया के ऊपर बात हुई और चर्चा हुई और उसके बाद ख़त्म हो गया। लेकिन नाउ ऑन ये जो छावा मूवी आई है विकी कौशल की, अब ये सबको ब्लेम किया जा रहा है इसके ऊपर और क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। चलें वो तो एक साइड पे रखते हैं उसको। जो दंगे-फ़साद हुए हैं, जो अपनी प्रॉपर्टी का घिराव किया गया है, उसे डैमेज किया गया है और अपने ही लोग जो हैं, ये तो एक सिविल वॉर सिचुएशन जो है वो क्रिएट की गई है। और चले हिस्ट्री में अगर कोई चीज़ गलत थी या कुछ ऐसा था तो वो गवर्नमेंट के थ्रू जो है, कानून के थ्रू जो है उस मसले को रिज़ॉल्व कर सकते थे। पहले भी हिंदू मुस्लिम के विवाद जो हैं बहुत सारे ऐसे चलते रहे हैं। आप लोगों को भी पता होगा जो डीप डाउन रियलिटी है कि उसके ऊपर प्रॉपर जो है कानूनी तरीके से अमल दरामद किया गया है और वो केसेस चले हैं और मतलब एक कह लें कि लॉन्ग टर्म पे चले हैं और उसके बाद फिर फैसला जो आया दोनों पक्ष ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। तो कुछ ऐसा मतलब हुआ नहीं है कि जैसे अभी ये बता रहे हैं 2-3 वाक़यात जो सामने अभी हमें दिखाए गए हैं। एक में तो वीडियो जो है वो प्रॉपर विजुअल नज़र आ रहा है, जिसमें वो गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं और वो चीज़ हो रहा है। एक बंदा जो है बता रहा है कि दुकानों को मेंशन किया जा रहा है कि ये दुकानें थी और ये मुस्लिम की थी, 2 हिंदू लोगों की थी और एक जो बुढ़िया थी या बूढ़ा था उस वो ठेला लगाता था, वो भी फीमेल जो थी वो हिंदू थी। और वो उसका बताया गया कि वो छोड़ दिया गया मुस्लिम दुकानें जो हैं और वो जो ठेला जो है वो दुकान जो बनी हुई थी उसको तबाह किया गया। मतलब कि फ़ोकस किया गया इस चीज़ के ऊपर, हिंदू मुस्लिम को अलग किया गया। अगर होते दंगे-फ़साद या कुछ ऐसी चीज़ होती तो वो और वे से होती। ये एक प्लान किया गया इस चीज़ को कि यार हाँ, हमें गिराने की कोशिश कोशिश की जा रही है और इस मूवी में हाँ, अगर आपको इतराज़ है यार तो सेंसर बोर्ड से बात करें, ठीक है? गवर्नमेंट से प्रॉपर वे में बात करें कि इस मूवी को जनाब रीसेंसर किया जाए, दोबारा देखा जाए, इसमें कुछ ऐसे डायलॉग हैं उन पे एतराज़ है आपको, लेकिन सारी हिस्ट्री गलत कैसे हो सकती है? कुछ ना कुछ तो है। तो वो उस चीज़ को राइटर बेवकूफ़ तो नहीं है, डायरेक्टर बेवकूफ़ नहीं है और उसके ऊपर एक्टर बेवकूफ़ नहीं है कि यार उस इतनी बड़ी मूवी को साइन कर ले और वो इतना बड़ा रिस्क ले ले अपने कैरियर के ऊपर। भाई वो छोटी-छोटी चीज़ों को देखते हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी कहते हैं ना कि एक एक्टर जो है अपने फेस को बचाता है, धूप, मिट्टी और इन चीज़ों से और चाहता है कि यार इस चेहरे की कीमत है। तो भाई उन्हें पता होता है हमारा कैरियर है, तो वो किस तरह मतलब विकी कौशल इतना सेंसिबल बंदा है, सिंसियर है अपने काम के साथ, वो इतना बड़ा रिस्क कैसे लेगा? कि मतलब एक फेक स्टोरी को वो एक्सेप्ट कर ले उस स्क्रिप्ट को और डायरेक्टर और राइटर के थ्रू और फिर भाई ये 1-2 दिन का खेल थोड़ी है कि ली और स्क्रिप्ट और वो तो आपको महीना 2 महीने पहले डिलीवर कर दी जाती है और आप एक्सेप्ट करते हैं और उसको फिर रीड करते हैं प्रॉपर वे में, फिर करैक्टर में आने की कोशिश करते हैं, उस हिसाब से फिर आपकी वो जो चीज़ जो है वो शुरू होती है। तो इतने अरसे वो जो है विकी कौशल ने रखी होगी वो स्क्रिप्ट जो है पास और उसको रीड किया होगा तो उसे पता नहीं चला कि ये गलत है, ये सही है, ये इसके ऊपर। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो करैक्टर जो अदा कर रहे होते हैं, जो एक्टर जो हैं, वो उनमें भाई नुक्ते निकालते हैं, ये क्यों है, ये कैसे है, ये इस तरह होना चाहिए। तो एक हिस्टोरिकल मूवी जो है, आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड, तो उसमें अगर 19-20 होगा तो इस पे उसका भी कंसर्न होगा। पॉइंट ये भी है, अब पॉइंट ये सबसे पॉज़िटिव पॉइंट मैं कहूँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो उसमें ये है कि भाई पहले भी मूवीज़ बनती रही हैं, अब आप लोगों ने देखी हैं, उन पे एतराज़ात भी हुए हैं, सब कुछ हुए हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं हुई, वो भी मसले रिज़ॉल्व हुए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो अभी भी कानून मौजूद है। ये वो वाला कानून थोड़ी है कि पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो वाला हिसाब नहीं है। यहाँ पे जंगल का कानून जो है वो नहीं चलता, सुनी जाती है। ठीक है,
करप्शन भी मौजूद है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं ख़राब भी हैं इंडिया में, इसमें कोई शक नहीं है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन बहुत बेहतर है, मैं कहूँ कि बहुत बेहतर है, क्योंकि इस लेवल पे जब आगे बात हो रही हो और उसमें जो है बॉलीवुड इन्वॉल्व हो, तो भाई कहीं न कहीं जो है जवाबदेह ये भी हैं, जवाबदेह राइटर भी है और जवाबदेह वो लोग भी हैं जो दंगे-फ़साद कराने में इनका साथ दे रहे थे और जो इन्वॉल्व थे। और इन लोगों को पकड़ा जाए यार, इन लोगों को पकड़ के इन्वेस्टिगेट किया जाए कि कौन आपको और किस नज़रिए के साथ आपने ये सब कुछ किया। ये कानूनी तरीके से भी हो सकता था। वो क्या नाम है जिस मौलवी का हमेशा वो बीच में आ जाता है, मुफ्ती जो क्या नाम है? इनका ही है। अक्सर हमने वीडियो भी की है उनके ऊपर, ठीक है, बीच में ज़िक्र भी हुआ उनका। तो वो वो नेता जो है हाँ, नेता जो है, पता नहीं क्या नाम है, वो जो है बार-बार उनका ज़िक्र आता है और बार-बार हर दूसरे तीसरे मुद्दे के ऊपर वो लोगों को भड़का रहे होते हैं, मैंने तकरीरें भी सुनी हैं। तो यार वैसी वैसुद्दीन अवैसी के पता नहीं क्या नाम, असदुद्दीन अवैसी। असदुद्दीन अवैसी। तो अब वो भड़का रहा होता है इस तरह की। अब जो एलिगेशन लगनी चाहिए वो तो इन पे लगनी चाहिए कि भाई सिख भी रहे हैं, ईसाई भी रह रहे हैं, उन्होंने कभी भड़काने वाली वो जो है इस किस्म की तकरीर और ये कुछ नहीं किया। और आप लोग जो है वो स्ट्रेट अवे हुकूमत के खिलाफ और लोगों के खिलाफ कर रहे हैं। ये मूवी जो है ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। मुद्दा जो है पीछे जो शुरू हुई हैं, जो चीज़ें हुई हैं और मतलब वो रियलिटी है कि इंडिया में जैसे होती आई हैं बाबरी मस्जिद को लेकर और फिर दोबारा मंदिर और मस्जिद का था। हालाँकि क्लियर हो चुका सारा मुद्दा कि वो मस्जिद ऊपर बनाई गई है, मंदिर के ऊपर बनाई गई है। वो सब चीज़ें क्लियर थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अवाम जो है वो आहिस्ता, 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 आहिस्ता उस चीज़ पे आ जाती है कि उन्हें मौका चाहिए होता है कि उनको मौका नहीं मिल रहा होता कि अपने जज़्बात व एहसासात जो नेगेटिव वे में है, उसको सामने लाने। वो अभी छावा के थ्रू जनाब उनको एक मौका मिल गया। हालाँकि पहले सब लोग सराहते रहे, सेंसर बोर्ड ने इस चीज़ को कंडेम नहीं किया, कुछ उसमें सीन कट नहीं किए, डायलॉग कट नहीं किए। उन्होंने जाने दिया, उन्होंने कहा ठीक है, ओके है। तो भाई सेंसर होके आती है मूवी। तो उसके बावजूद आपको वहाँ पे कुछ एक्शन लेना चाहिए था। आपने तो डायरेक्ट वे जो है मुल्क का माहौल जो है वो ख़राब करने की कोशिश की है। मेरे ख़्याल में अगर ये बंदे जिनका वो बता रहे हैं, जो क्लिप में नज़र आ रहे हैं उनको पकड़ा जाए तो बेहतर आइडिया हो सकता है कि कौन करवा रहा था और उनका बेसिकली प्लान क्या था, वो क्या करना चाह रहे थे। क्योंकि वो मौका ढूँढ रहे थे और ये मूवी के थ्रू उनको मौका मिल गया। बाकी विकी कौशल जो है, उसको बैन किस लिए किया जा रहा है या किस वजह से उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। भाई गलत चीज़ है और यही 2-4 दिन या 10 या 20 दिन में दोबारा मुद्दा अपनी जगह पे आ जाएगा। भाई वो कह लें कि अपने काम के साथ सिंसियर है, उसने काम करना उसकी जॉब है, उसने वो काम किया है, ठीक है। जैसे आपकी जॉबबंदी थी कि अच्छे नागरिक बन के कानूनी तरीके से उस चीज़ को हल करें, आप लोगों ने भी नहीं किया और आप लोगों ने बेफ़िसाद जो है वो फैलाया है और देख लें हालात किस तरह के हो गए। बिल्कुल जी। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो गलती इन लोगों के जो ये जो मॉब निकला है, ये जो तोड़-फोड़ कर रहा है, लोगों की प्रॉपर्टी को जला रहा है, उनकी दुकानें तोड़ रहा है, गाड़ियाँ तोड़ रहा है। ओ भाई, पहली बात है कि उन्होंने क्या आप लोगों को कह दिया है? हुँ? किसी की जो है वो अब मेरी को अगर मॉब कोई आ जाए, अब मेरी कोई गाड़ी खड़ी है या कुछ ऐसी चीज़ हो जिसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मुझे कितना दुःख होगा। सबसे बड़ी बात कि मुल्क की प्रॉपर्टी को जो है नुकसान पहुँचाया जा रहा है, प्राइवेट लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो वो मुस्लिम जो मॉब है वो उसको कभी भी मतलब समझ लें कि जस्टिफ़ाई नहीं कर सकेंगे। और क्योंकि वो गलत है भाई, और गलत को गलत ही बोलना चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है कि वो मॉब गलत है, जिन्होंने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया, लोगों की प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। और दूसरी बात ये है कि एक चीज़ जो है वो एक मुद्दा जो पकड़ के बैठ रहे थे कि अपना कुरान पाक को शहीद कर दिया जी, वो चादर को जो है वो जला दिया। तो चलें, शुक्र है कि वो ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ़ एक अफ़वाह ही थी। और क्योंकि ये बहुत बड़ा संगीन मुद्दा था। तो चलें, शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो तो क्लियर हो गया। बाकी जो रही बात अपना वो जो अपना मज़ार को तोड़ने की बात है, तो मज़ार के ऊपर जो कमरा बना हुआ है ना, वो बेशक तोड़ दें, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन एक कब्र जो होती है ना, तो उसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, क्योंकि वो बंदा जो है वो जैसा भी था, गलत था, करप्ट था, ज़ालिम था, वो दुनिया से ख़त्म हो चुका है।
तो वो कब्र में उसका हिसाब किताब चल रहा है, जो कि मुस्लिम हमारे ईमान के मुताबिक, ठीक है। तो कब्र के साथ जो है वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो दुनिया से चला गया, ख़त्म हो गया। ऊपर वाला मज़ार कमरा जो बना है वो उसको बेशक गिरा दें, वो उसमें कोई ऐसी मतलब नहीं है इस्लाम में। लेकिन जो कब्र है ना, उसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। हाँ, शिफ्ट करना है तो शिफ्ट कर सकते हैं तरीके से, वो कानूनी तरीके से करें, शिफ्ट को कर लें, किसी और जगह पे शिफ्ट करनी है तो और जगह पे कर लें कब्र को। लेकिन उसको ख़त्म कर देना, उसको बर्बाद करना, तोड़ना कब्र को, वो गलत है। वो नहीं होना चाहिए, चाहे वो जैसा भी बंदा है। तो बाकी रही बात, एक चीज़ और जो बीच में हुई है कि हमें ना पिछली वीडियो हमने एक की थी छावा मूवी पे। उसमें हम संभाजी महाराज के बारे में जो है वो मतलब अच्छा बोल रहे थे कि उनके साथ ज़्यादती हुई, ये हुआ, वो हुआ। तो काफ़ी सारे कमेंट उधर भी ये आए थे। ये हिंदू लोगों की तरफ से, सिख लोगों की तरफ से और मुस्लिम लोगों की तरफ से मिले-जुले आए थे। ये नहीं कह सकते कि एक कम्युनिटी के आए थे। वो यही कह रहे थे कि ये जो सामा जी हैं ना, ये भी कोई व्हाइट करैक्टर नहीं है। ये तो आप लोगों को पता है, क्योंकि कमेंट हमें आए थे, मैंने खुद पढ़े थे। और जो है वो व्हाइट करैक्टर नहीं है, वो भी ग्रे हैं, उनमें भी खामियाँ थी, वो नहीं दिखाई गई। तो ये सब जो है वो बातें कमेंट में वो कह रहे थे लोग। लेकिन मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं सच्चाई, वो आप लोग जानते हैं। लेकिन जो औरंगज़ेब की बात करें तो वो यहाँ पे भी काफ़ी लोग कहते हैं कि वो बंदा नहीं था ठीक। ठीक है? उसका करैक्टर मतलब नहीं था ठीक, वो ज़ालिम था। तो वो तो यहाँ पे भी बातें होती हैं। तो उसका तो मुझे भी पता है कि वो ज़ालिम इंसान था। हुँ, हुँ। तो उसको जो है वो हम जो है वो डिफेंड नहीं करेंगे, हुँ। औरंगज़ेब को। तो बाकी रही बात हिस्ट्री की, तो मैंने संभाजी महाराज जो है उनके बारे में पहली दफ़ा ये वीडियो ही देखी है। मैंने कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई, ना ही हम में से किसी ने पढ़ी हुई है। बिल्कुल। वो आप बेहतर जानते हैं। तो लेकिन ये है कि मुस्लिम जो लोग हैं, उनको ये दंगे-फ़साद नहीं करने चाहिए भाई। मूवी को मूवी लें, बात ख़त्म करें। और अगर हिंदू लोगों को भी जो है वो इस चीज़ पे कंट्रोल रखना चाहिए कि वो उसकी कब्र को ना नुकसान पहुँचाएँ। चाहे वो जैसा भी ज़ालिम था, मैं खुद ज़ालिम मान रहा हूँ, लेकिन ये है कि वो कब्र किसी की भी होती, खाली ये नहीं औरंगज़ेब की, किसी की भी होती, तो कब्र मर गया बंदा तो ख़त्म, और उसका हिसाब जो है वो आगे चल रहा है। वो आगे समझ लें कि ऊपर वाला जाने और वो जाने। तो क्योंकि कब्र तोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर शिफ्ट करनी है तो वो एक तरीके से शिफ्ट कर की जा सकती है, तो वो उस तरीके से करें शिफ्ट। तो बहरहाल ये चीज़ जो है ना, ये कब्र तोड़ना और ये दंगे करना, ये खाना जंगी जो है वो शुरू कर देगी चीज़, जो कि इंडिया के वहाँ के माहौल को ख़राब करेगी। तो वो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो है मुस्लिम जो है वो गलत है इस टाइम, जो दंगे कर रहे हैं, उनको गलत ही बोलूँगा। और एंड पे जो है वो इन्होंने एक मशवरा दिया कि मज़ार को तोड़ना नहीं चाहिए, यहाँ पे बताना चाहिए। हाँ, ठीक है। बताएँ वहाँ पे लेके आएँ लोग बच्चों को, कहें कि ये है जी औरंगज़ेब की कब्र और ये है जी औरंगज़ेब का मज़ार और ये बंदा, इसकी हिस्ट्री ये है, ये है, ये है, वो बताएँ, खुल के बताएँ। लेकिन जो उन्होंने एक सजेशन दी कि सबका नाम जो है वो टॉयलेट का नाम ख़त्म करके जो है वहाँ पे औरंगज़ेब लिख देना चाहिए। भाई वो नाम है एक, और वो खाली उस औरंगज़ेब का नाम नहीं है। कितने लोगों का नाम होगा औरंगज़ेब वहाँ पे, तो यहाँ पे भी है। तो ये किसी को, वो अब उनका करैक्टर हो सकता है बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि वो एक नाम है ना। अब अगर हर जगह पे नाम लिखना शुरू कर देंगे कि ये टॉयलेट औरंगज़ेब के नाम से मतलब, तो फिर वो जो है उनको मज़ाक उड़ेगा जिनका नाम है बेचारों का। तो उन्होंने तो नहीं कहा था ना कि वो उस औरंगज़ेब जो है वो ये मुस्लिम एक नाम है औरंगज़ेब। तो ये उन्होंने उस औरंगज़ेब को नाम ज़हन में रख के तो नहीं रखा होगा। हो सकता है उन्होंने मुस्लिम औरंगज़ेब नाम रख के सोच के रखा हो और वो बंदा ठीक हो, लेकिन वो इस वजह से ट्रोल होता रहे फिर जगह-जगह, जब औरंगज़ेब गलत जगह पे औरंगज़ेब, औरंगज़ेब लिखा होगा, तो फिर वो ट्रोल होगा। तो इसलिए मैं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ कि किसी नाम को जो है वो किसी और जगह शिफ्ट करना, या नाम को जो है वो किसी और चीज़ से के साथ लगाना, वो खाली उसका बदनाम नहीं होगा। ये जितने औरंगज़ेब नाम रखे हुए हैं सबका बेचारों का जो है रगड़ा जाएगा। हुँ। तो इसलिए मैं इस चीज़ से डिसएग्री करूँगा। और बाकी जो है वो आप बेहतर जानते हैं सारा कुछ, और ये वायलेंस वगैरह नहीं होना चाहिए। और ये जितने दंगे हो रहे हैं ना, इन जिन्होंने दंगे किए हैं, इनको पकड़ना चाहिए भाई। असलियत क्या है पीछे, उसको पकड़ना चाहिए। कौन करवा रहा है ये मुल्क के हालात ख़राब करेंगे। हुँ। और ये बयानबाज़ी से जो है थोड़ा-सा बचना चाहिए। और सेकुलर ज़ाहिर है कंट्री है, तो वहाँ पे सबके लिए एक कानून होना चाहिए।
तो ये नहीं है कि मुस्लिम को कुछ ज़्यादा छूट दे दी जाए, ऐसा भी नहीं है। मुस्लिम को भी जो है वो हद में रहना चाहिए और ये दंगे फसाद ये सारा कुछ नहीं करना चाहिए। तोड़-फोड़ करके आप कोई बड़ा अच्छा नेक काम नहीं कर रहे। आप लोगों का नुकसान कर रहे हैं, गुनाह कमा रहे हैं आप लोग। ये मुस्लिम लोगों को मैं कह रहा हूँ। तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर है आपको मसला, कानूनी कार्रवाई करें भाई, अदालतें हैं बनी हुई, वहाँ पे जाके अपना मुद्दा लेके जाएँ, वहाँ पे सबूत दें, जो भी है हिस्ट्री है आपकी, वो उस हिसाब से जो है वो अपने सबूत दें, तो तभी हल होता है ना मसला। ये दंगे करके किसी लोगों की चीज़ें तोड़-फोड़ करके, लोगों की चीज़ें जला के, इससे कोई मसले हल नहीं होंगे, इससे मसले बिगड़ेंगे और हालात ख़राब होंगे। हुँ। वहाँ पे फ़साद बढ़ेगा, खाना-जंगी शुरू हो सकती है। तो ये चीज़ जो है वो अदालतों को जो है वो तय करनी चाहिए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बहरहाल वीडियो जो है वो वाक़ई एक संगीन मुद्दा है, यकीन करें ये एक, और इस पे हम कोई एक तरफ़ा राय नहीं देंगे, क्योंकि एक तरफ़ा अगर राय दी तो फिर गलत हो जाएगा। हमें वही राय देनी चाहिए जो सही है। तो सही यही है कि एक तो मुसलमानों को दंगा नहीं करना चाहिए, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कानूनी तरीका इख्तियार करें। सिंपल सी बात है। और दूसरा जो हिंदू लोग कह रहे हैं कि कब्र को तोड़ेंगे तो वो उससे और फ़साद बढ़ेगा, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है बेहतर है कि अपना कानूनी कार्रवाई की जाए, जो भी है, हुँ। कानून के मुताबिक हो, तो बेहतर होगा। बाकी इन्होंने अपने हिसाब से जो है वो राय दी है और काफ़ी सारी अच्छी बातें की हैं, लेकिन जिस चीज़ से मैं डिसएग्री किया वो नाम की वजह से किया, क्योंकि वो नाम सिर्फ़ उसका नहीं है, और भी लोगों का है। बिल्कुल जी, और यही मुद्दा और यही ओपिनियन है, तो आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ विज़िट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।